गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अंजनी तिवारी आप सबका चैनल क्लासेस 9 में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक क्या वो इस साल जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आने वाले सभी संभावित क्वेश्चनों के बारे में आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे MCQ से। सबसे पहले बात किससे करेंगे? MCQs। अब बेटा MCQs में जनरली आपको क्या ध्यान देना होता है कि जो MCQ क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं और इनको आप कैसे समझ सकते हैं। तो इनको समझने के लिए आपको एक एक स्टेप को आसानी से समझना होगा। अब जैसे बेटा फर्स्ट MCQ आपका जनरली बिलोंग करता है सॉलिड स्टेट से। किससे बिलोंग करता है बेटा? सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट से बेटा जनरली आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है यहाँ पर कि भाई FCC, BCC और SCC इन तीन स्ट्रक्चर का कि इन तीन स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। क्या पूछा जा सकता है बेटा कि FCC, BCC, FCC में क्या होंगे नंबर ऑफ एटम। तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि FCC में 4, BCC में 2, SCC में 1। अब बेटा अगर आपसे FCC पूछेगा तो आपको 4 लगाना है, BCC पूछेगा तो आपको 2 लगाना है, SCC पूछेगा तो 1। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे और क्या बनेगा बेटा कि भाई FCP, BCP और SCP इनमें पैकिंग एफिशिएंसी अगर बेटा P लिखा है तो आपको ध्यान दे लेना है पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर रहा है। अगर C लिखा है तो क्रिस्टल लैटिस यानी क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जब FCP की बात करेगा बेटा तो FCP में हम क्या ध्यान देंगे कि कितना परसेंट होगा? 74%। BCP में कितना होगा? 68%। और SCP में कितना होगा? 52.4%। बेटा थर्ड वन आपसे क्या पूछा जा सकता है? साइड जो बेटा FCC, BCC, SCC है इसमें साइड क्या होता है यानी द वैल्यू ऑफ A। तो बेटा इसके लिए क्या होगा? A की वैल्यू, ये आपको ध्यान देना है। A की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? A की वैल्यू होगा 4/r। अब बेटा ये किस में आएगा? ये किस में आ जाएगा? √2 में। या आपको ऐसे लिखा मिलेगा 4/r√2 या बेटा आपको क्या लिखा मिल जाएगा? √2r वैल्यू ऑफ A। आपको दो में से एक ऑप्शन आपको देखना है। तीसरा कंडीशन इसमें क्या आएगा कि भाई BCP में क्या होगा? तो वैल्यू ऑफ A क्या हो जाएगा बेटा? 4/√3r। और जब हम SCP की बात करेंगे A की वैल्यू क्या होता है बेटा? 2r। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान देना है कि भाई तीन चीज़ें आपसे ये पूछी जा सकती हैं। अब बेटा चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो क्या पूछा जा सकता है कि द वैल्यू ऑफ A। अगर A की वैल्यू दी है तो आप क्या कर सकते हैं? वैल्यूम ऑफ क्यूब निकाल सकते हैं। और वैल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे भाई? जैसे A की वैल्यू मान लीजिए दिया है 1.1 × 10 या 1.1 पिकोमीटर। तो आप पहले इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में। तो भाई 1.1 × 10⁻12 मीटर हो जाएगा। और जब इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.1 × 10⁻10 सेंटीमीटर। अब बेटा इससे हम क्या निकाल लेंगे? A क्यूब यानी वैल्यूम ऑफ क्यूब। ये बात क्लियर है। अब बेटा जनरली आपसे इन्हीं 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कभी कभी पूछ लेता है पांचवा टॉपिक जो आपका होता है वो क्या होता है? डेंसिटी से। किससे होता है बेटा? डेंसिटी। और डेंसिटी के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होता है D = Z × M/A³ ×
Na। अब बेटा Z क्या होता है, नंबर ऑफ एटम होता है, नंबर होता है, M क्या होता है, मास होता है, A क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, और Na क्या होता है, अवोगाद्रो नंबर। जब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है, D की। तो ये 5 क्वेश्चन MCQ किससे बनते हैं बेटा, सॉलिड स्टेट से। यानी सॉलिड स्टेट से अगर कोई भी MCQ बनेगा तो इस MCQ के अलावा कोई भी MCQ पॉसिबल नहीं होगा। अब बेटा जो सेकंड हमारा चैप्टर है क्या है, सॉल्यूशन। इससे क्या MCQ बन सकते हैं और इन्हें आप कैसे समझ सकते हैं। तो सॉल्यूशन से बेटा आपका फर्स्ट MCQ किससे बनता है, मोल से। सेकंड किससे बनता है, मोल फ्रैक्शन से। थर्ड किससे बनता है, मास परसेंट से। फोर्थ वॉल्यूम परसेंट। अब बेटा मोल से क्या, अगर कहीं पे मोल वैल्यू निकल जाए तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो ये बेटा मोल से क्या निकालेगा कि भाई जैसे दिया है कि 1 लीटर वाटर, बेटा ये जो बताने जा रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ 1 लीटर वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ 1 लीटर वाटर। अगर कह दिया जाए बेटा कि 1 लीटर वाटर है, इसका नंबर ऑफ मोल कितना होगा, तब बेटा आपको क्या करना है कि मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब बेटा गिवन मास तो पहले से ही दिया है कि 1 लीटर। अब एक बात आपको याद रखना है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है बेटा वो कितनी होती है, 1। तो लीटर से जब हम मास में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी सेम वैल्यू आती है 1 kg। तो वहाँ से जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम में कितना आ जाएगा, 1000। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का, 18, और इससे वैल्यू क्या आ जाएगी, 55.55। अब बेटा ये आपसे बोर्ड एग्जाम में कई बार लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है कि अगर कहा जाए बेटा कि 1 लीटर वाटर का नंबर ऑफ मोल कितना होगा तो वो कितना होगा बेटा, 55.55। अब बेटा जब हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें और उनका रेशियो, अगर भाई हमने निकाला N1 N2 N3 हमने निकाल लिया। अब बेटा x1 जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, केवल इतना करेंगे कि N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। ऐसे ही बेटा x2 निकालेंगे तो N2 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, और x3 निकालेंगे बेटा तो N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। यानी बेटा आपको बस यहाँ पे क्या ध्यान देना होता है कि जो नंबर ऑफ मोल निकाले आप, उसके बाद उसका जो फर्स्ट का कंप्लीट के साथ जो रेशियो आता है वही किसको इंडिकेट करता है, मोल फ्रैक्शन को। ये बात क्लियर। अब बेटा जो मास परसेंट है, मास परसेंट किसे इंडिकेट करता है कि भाई अगर कोई भी सॉल्यूशन आप लिए, मास एंड वॉल्यूम परसेंट दोनों की कंडीशन के लिए है बेटा। अगर आपने कोई सॉल्यूशन लिया A और B, A प्लस B, अब A का कुछ मास हमने मान लिया x और B का हमने क्या मान लिया, 2x। तब जब हम टोटल मास निकालेंगे या टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों के लिए सेम कंडीशन है बेटा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, मास अगर दिया जाएगा तो वो किस में दिया जाएगा, ग्राम में, और वॉल्यूम दिया जाएगा तो किस में, ml में। जनरली ग्राम में दिया जाता है, लेकिन हम इसे केजी में भी ले सकते हैं और इसे लीटर में भी। तो बेटा क्या करना है, टोटल करना है। तो यानी A प्लस B हो जाएगा,
और जब हम परसेंटेज निकालेंगे मास परसेंट, तो बेटा क्या आ जाएगा कि x अपॉन टोटल, तो x प्लस 2x, तो बेटा x प्लस 2x जब करेंगे तो x अपॉन 3x हो जाएगा, यानी 1/3, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो परसेंटेज निकलेगा। तो यानी यहाँ पे क्या आएगा 33.33%। अब बेटा चाहे मास हो चाहे वॉल्यूम हो, ये ध्यान आपको देना है, सेम कंडीशन आपको अप्लाई करना है, ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा ये तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। दूसरा टॉपिक क्या होता है, अब बेटा जो सेकेंड टॉपिक होता है जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या होता है, मोलैरिटी, मोलैलिटी। अब बेटा मोलैलिटी और मोलैरिटी बोथ आर सेम कंडीशन बट डिफरेंस अकॉर्डिंग टू सॉल्यूट एंड देयर सॉल्वेंट। अगर बेटा मोलैरिटी दिया है तो आपको ध्यान क्या देना है कि क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन है इसका टोटल वॉल्यूम, हिंदी में बेटा इसे आयतन बोलते हैं, तो यानी सॉल्यूशन का पूरा आयतन लेना है आपको। और मोलैलिटी दिया है बेटा तो यहाँ आपको क्या लेना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का आपको मास लेना है, ठीक है। तो इससे आपको सेम कंडीशन, कोई भी फार्मूले में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, m इक्वल टू n अपॉन v। अब बेटा किस में, इन लीटर, अगर बेटा इसी को हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पे क्या, इन ml, और कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 1000 से m में। और यहाँ पर बेटा कैपिटल M इक्वल टू n अपॉन W। अब बेटा W किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा, तो यहाँ पे अभी हम मास ले रहे हैं तो किस में लेंगे, केजी में, और अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से, ठीक है। तो बेटा कहने का मतलब क्या है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये बात क्लियर। और क्या बेटा यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, तो अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन बनने की संभावनाओं के साथ अब हम बात करेंगे बेटा कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस के बारे में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि क्या क्या क्वेश्चन संभावित हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक मॉडल पेपर पड़ा हुआ है, हम उस मॉडल पेपर से चल रहे हैं। अब बेटा मॉडल पेपर ये बताता है कि किस टॉपिक से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर में MCQs हैं, और MCQs में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कहा यह जा रहा है FCC, बेटा क्या कहा जा रहा है, FCC में परमाणुओं की संख्या, यानी बेटा इन FCC हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे FCC में पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम, यानी FCC में नंबर ऑफ एटम कितने हैं। और ऑप्शन है बेटा फर्स्ट 4, सेकेंड 3, थर्ड 2, फोर्थ 1। अभी बेटा इससे पहले जब हमें डिस्कस कर रहे थे कि किस टॉपिक से कवर किया जाता है, तो मैंने वहाँ पे टॉपिक कवरिंग बताया था कि FCC से बेटा कितना कवर किया जाता है। तो अभी मैंने इससे पहले यही बताया ना कि FCC में बेटा 4 आपको रखना है, BCC में 2 रखना है, SCC में 1। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका 4। सेकेंड वन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा कि हाँ, which is not a colligative property, which is not colligative property। बेटा पूछा यह जा रहा है कि जो अब हम लिखेंगे इसमें से कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते किसे हो। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं बेटा, कि दैट प्रॉपर्टी विच इज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम,
यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम पर डिपेंडेंट हो, उन्हीं प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे बेटा क्या नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन में फर्स्ट दिया है ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर, फर्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकेंड वन आपका क्या दिया है, सरफेस टेंशन। सेकेंड वन क्या दिया है बेटा आपका, सरफेस टेंशन। थर्ड वन क्या दिया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ वन क्या दिया है बेटा आपको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बेटा आपको यहां पे क्या समझना है कि देखो, अब आपको क्या पढ़ाया जाता है सॉल्यूशन चैप्टर में, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, पाई इक्वल टू CRT। और बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको सॉल्यूशन में 4 ही प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती हैं। क्या क्या, पहला आता है बेटा रिलेटिव वेपर प्रेशर, दूसरा क्या आता है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा क्या आता है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और चौथा क्या आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटा यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया, पाई इक्वल टू CRT। सरफेस टेंशन बेटा ये किससे होता है, सरफेस केमिस्ट्री से होता है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, डेल्टा TF इक्वल टू KFM। और बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, डेल्टा TB इक्वल टू KBM। अब बेटा यहां से अब आप बताइए, C किसको बताता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किस पर डिपेंडेंट है, यानी C क्या है, कंसंट्रेशन सांद्रता। सांद्रता किस पर डिपेंड होती है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा मास आया, अगर मास आया तो इसमें क्या होगा, एटम होगा, पार्टिकल होगा। ऐसे ही बेटा यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी में भी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल का रेशियो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी मास से निकाला जा रहा है। सेम कंडीशन बॉइलिंग पॉइंट में ही है। तो बेटा लेकिन सिर्फ एक हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सरफेस टेंशन। तो अब यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि सरफेस टेंशन में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बेटा थर्ड वन यहां पे पूछा जा रहा है, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या हो। और यहां पे बेटा आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट जैसे मिलेगा मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड वन क्या मिलेगा बेटा, सेकेंड इनवर्स। थर्ड वन आपको क्या मिलेगा, मोल इनवर्स, लीटर सेकेंड। फोर्थ वन आपको क्या मिल जाएगा बेटा, मोल, लीटर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पे बेटा आपको क्या समझना है कि अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कि बेटा हमेशा क्या होता है कि भाई जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं या रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। तो बेटा रेट कांस्टेंट और ऑर्डर दो चीजें आपको समझना है। तो ऑर्डर क्या होता है बेटा, जनरली जो सम होता है किसका, रिएक्टेंट चेंजेस सम। जो पावर होता है उसे हम सम कर देते हैं तो क्या निकल के आता है, ऑर्डर। अब बेटा
साथ ही साथ एक और कंडीशन होती है मॉलिक्यूलरिटी। जो पावर का सम होता है वो तो ऑर्डर होता है, लेकिन बेटा जो एक्टिव होता है, जो रिएक्शन में प्रोसीड करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। और बेटा रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? अब भाई रेट से क्या निकाला जाता है, रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट निकालते हैं तब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं ना कि रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन में क्या होता है कि भाई कंसंट्रेशन है तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास का क्या होता है, मोल, या यहां पे ऐसे हम लिख लें मास अपॉन वॉल्यूम अपॉन टाइम। अब बेटा मास का क्या हमको लेना है यहां पर, मोल, वॉल्यूम का क्या लेना है, लीटर, और टाइम का क्या लेना है, सेकेंड। तो यहां से क्या निकल के आएगा बेटा, मोल अपॉन लीटर इंटू सेकेंड। अगर इस फॉर्म में दिया हो तो भाई इस फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में नहीं दिया है तो यहां पे क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो आपको यहां पे कोई ऐसा ऑप्शन मिल गया हो तो आप टिक कर सकते हैं, तो वो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। ये बात क्लियर? अब बेटा नेक्स्ट वन में कहा यह जा रहा है कि विच इज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, विच इज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। अब बेटा कहा क्या जा रहा है कि इसमें से कौन कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। अब बेटा इसके कई ऑप्शन हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एस्टल्डिहाइड। क्या दिया है बेटा, एस्टल्डिहाइड। सेकेंड वन ऑप्शन में दिया है बेंजल्डिहाइड। थर्ड वन ऑप्शन में बेटा क्या दिया है, फॉर्मल्डिहाइड। थर्ड वन में क्या दिया है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। थर्ड वन में फॉर्मल्डिहाइड। एंड फोर्थ वन में बेटा क्या दिया है, ट्राइमेथिल। एंड वन थिंग एस्टल्डिहाइड, ट्राइमेथिल एस्टल्डिहाइड। अब बेटा आपको क्या ध्यान देना है कि एस्टल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, ट्राइमेथिल एस्टल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, इसमें से किसके पास नहीं होगा? तो बेटा आपको याद रख लेना है आंख बंद कर कर फॉर्मल्डिहाइड। अगर कैनिजारो रिएक्शन की हम बात करते हैं, कैनिजारो रिएक्शन सिर्फ एक ऐसा कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड जिसमें ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं कराता। क्यों नहीं कराता बेटा? क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO। अब भाई C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, यहाँ पर H हमने लिख लिया। अब बेटा इसके बगल कोई अल्फा कार्बन के पास, यानी यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, और जब तक अल्फा हाइड्रोजन ना हो तब तक बेटा कैनिजारो रिएक्शन प्रोसीड नहीं कराया जाता। यानी कैनिजारो रिएक्शन तभी प्रोसीड होता है जब किसी भी कार्बन के पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन। बाकी सबके पास अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन केवल किसके पास नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड के पास। इसीलिए फॉर्मल्डिहाइड क्या नहीं शो कराता, क्या नहीं शो कराता, कैनिजारो रिएक्शन। क्लियर? अब बेटा नेक्स्ट वन आपका इसमें क्या है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन में कि एथिल एमीन इज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। अब बेटा सेकेंड फिफ्थ वन में क्या कहा जा रहा है कि एथिल एमीन किससे रिएक्शन शो करा रहा है, नाइट्रिक एसिड से। तो बेटा एथिल एमीन का फॉर्मूला क्या होगा, CH3CH2NH2। किससे रिएक्ट करा रहा है, HNO3 से। किससे करा रहा है, HNO3 से।
तो बेटा जैसे ही HNO3 से ये रिएक्शन करा रहा है तो ये क्या बनाएगा, ऑप्शन में आपको दिया है C2H4। अच्छा, पहला ऑप्शन क्या दिया है, हम ऑप्शन इधर लिख रहे हैं, अभी इधर रिएक्शन हम प्रोसीड करा रहे हैं, C2H4। सेकेंड वन ऑप्शन में क्या दिया है, अमोनिया। थर्ड वन में क्या दिया हुआ है बेटा, C2H5NO2। एंड लास्ट वन में क्या दिया है बेटा, C2H5OH। अब बेटा इसमें से आपको बताना है कि क्या नहीं बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसकी मैकेनिज्म को समझते हुए। बेटा बिना मैकेनिज्म समझे आप इसे आसानी से नहीं कर पाएंगे। चलिए अब सबसे पहला काम यहाँ पे क्या होता है, CH3CH2 हमने ऐसे इसे लिख लिया, HNO3। यहाँ से बेटा ये ब्रेक करता है OH माइनस और NO2 प्लस में, और यहाँ से ये प्लस और ये माइनस। माइनस किससे अटैच होता है, प्लस से, प्लस किससे अटैच होता है, माइनस से। तो ये क्या बना लेगा बेटा, CH3CH2 NH NO2। फिर क्या होता है बेटा, जैसे ही हम ये कंसीडर करते हैं वैसे ही यहाँ से ये क्या करता है कि दो हाइड्रोजन, क्या बेटा, दो हाइड्रोजन आपस में क्या करता है, कंबाइन करके निकल जाता है, और ये दो नाइट्रोजन निकल जाते हैं। क्या निकलता है, N2। साथ में क्या निकलता है, N2। और ये क्या करता है कि HOH के साथ दूसरा H लेकर ये क्या बना लेता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे बेटा आपका प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे देखना है कि भाई यहाँ इसमें CH2 कहीं है, तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या है, C2H4। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें क्या आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, इथाइलिन या एस्टिलीन बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कह रहा है बेटा, फिफ्थ वन जो भी है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्लूकोज इज रिप्रेजेंट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ग्लूकोज किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, क्यों। तो बेटा एक चीज आप बताओ, ग्लूकोज का जनरल फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये बेटा आपका 6th MCQ है, C6H12O6। इसका जनरल फार्मूला आप क्या लिखते हो कि CHO CHOH कितने होते हैं बेटा, 4 CH2OH। अब नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, तो यहाँ से बेटा 1, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5 एंड 1 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने बेटा, 1 1 एंड 1 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12 एंड ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे बेटा, 1 2 एंड 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 6। अब बेटा यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि ग्लूकोज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, क्यों। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन में आपको देता है कि भाई इसके पास क्या होता है, कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो बेटा यहाँ पे आपको सिर्फ ऊपर वाले कार्बन को देखना है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप इंडिकेशन कर रहा है, ये किसे कर रहा है, एल्डिहाइड को। तो इसीलिए ये क्या करता है, ड्यू टू एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज इज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग शुगर। कहा यह जा रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से ग्लूकोज किसकी तरह एक्ट करता है, एज अ रिड्यूसिंग शुगर। यह बात क्लियर है। अब बेटा कुछ MCQs क्वेश्चन के बाद अब हम बात करेंगे बेटा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। किसके बारे में बात करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें आप कह सकते हो इसे बेटा वेरी शॉर्ट। इसे आप क्या कह सकते हो, वेरी शॉर्ट। अब क्वेश्चन दिया है बेटा, हाँ थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हमें देखना पड़ेगा। हाँ, कहा यह जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, फॉर एलिमेंट A
एटॉमिक मास दिया हुआ है बेटा 100, स्ट्रक्चर इज बीसीसी, structure is BCC and its side A is कितना दिया हुआ है बेटा 400 पिकोमीटर, 400 PM। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ से आप क्या क्या निकाल सकते हैं भाई, एटॉमिक मास दिया हुआ है ए का। अब भाई स्ट्रक्चर क्या कह रहा है बीसीसी, और साइड क्या कह रहा है 400 पिकोमीटर। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बेटा। ए आपको दिया है 400 पिकोमीटर, तो इसे हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो 400 इंटू 10⁻12 मीटर हो जाएगा, यानी इसे क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻10 मीटर, और सेंटीमीटर में बदलेंगे बेटा तो 4 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा ए की, ये वैल्यू किसकी आ गई ए की। अब बेटा सेकेंड वन क्या कह रहा है, सेकेंड वन क्या कह रहा है कि स्ट्रक्चर कैसा है बीसीसी। बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है बेटा, मैंने पहले ही बता दिया है 2, यानी दो चीजें आपको मिल गई। अब बेटा आप डेंसिटी निकाल सकते हो, D = Z इंटू एम अपॉन यानी इंटू ए क्यूब। अब बेटा Z की वैल्यू क्या हो गई 2, M की वैल्यू क्या है 100, यानी कितना होता है बेटा 6.022 इंटू 10⁻23, और ए क्यूब कितना होगा बेटा इंटू 4 इंटू 10⁻8 होल क्यूब। अब यहां से करेंगे बेटा तो क्या आएगा 200 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, और बेटा 4 का क्यूब करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और बेटा 10⁻8 का करेंगे 10⁻24 हो जाएगा। यहां से क्या आएगा बेटा 200 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 64, और अपर हाफ 10⁻1 ये अपर हाफ में जाएगा। तो बेटा यहाँ से D = क्या हो जाएगा 2000 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 64। अब बेटा इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 2000 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे कि 6.22 को क्या करेंगे बेटा 2000 को किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे 6.022, किससे डिवाइड करेंगे 6.022। तो बेटा क्या वैल्यू आ जाएगा 6.022 से 332, बेटा क्या आ जाएगा 332 डिवाइड बाई 64। और बेटा जैसे ही हम 64 से इसे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5.18, क्या आ जाएगी 5.18। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा डेंसिटी की, किसकी आ गई डेंसिटी। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान देना है कि किसी भी एलिमेंट की डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे भाई, हमें सबसे पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या है ये पता होना चाहिए, और स्ट्रक्चर पता है तो साथ में साइड क्या है ये पता होना चाहिए। जैसे ही ये वैल्यू आपको पता चल जाएगी वैसे ही आप इसे क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना है। सेकेंड वन कह रहा है व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है। अब बेटा मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट। हाँ चलो सेकेंड वन में अब चलते हैं बेटा। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल कंपोनेंट, यानी एक कंपोनेंट के मोल, वन कंपोनेंट्स मोल अपॉन
टोटल मोल, यानी एक कंपोनेंट के मोल का टोटल मोल से जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आता है, मोल फ्रैक्शन। सेकेंड वन पोर्शन इसी में कह रहा है, ये फर्स्ट वन पोर्शन है बेटा, सेकेंड वन